तो आज करेंगे साइंस का पेपर 2022 का पहला सेट और इसका कोड बीजे है। तो इसमें देखो पहले ऑप्शनल क्वेश्चन है बहुविकल्पी और इसमें खंड में दिए हुए हैं। खंड का में भौतिक विज्ञान है, खंड ख में रसायन विज्ञान है और खंड ग में जीव विज्ञान है। तो यहाँ तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, ऑप्शनल में भौतिक विज्ञान खंड क, खंड का पहले का क ऐसे लिखना होगा। खंड भी का है और पहले का क, तो यहाँ लिख देना उत्तर संख्या खंड का, खंड भी डाल देना खंड का। और खंड का में तुम पहले क्वेश्चन का पार्ट करने जा रहे हो, ऐसे लिखना पड़ेगा। कौन से खंड का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कौन से सेक्शन का कर रहे हो, वहाँ सेक्शन भी लिखा रहेगा इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर है तो खंड का या सेक्शन का उसके फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हो या ए कर रहे हो, ऐसे लिखा होगा जैसा ऑप्शन हो, जैसी लैंग्वेज लोगे। तो पहला क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक किस माध्यम में अधिकतम होता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, जो तुमने पढ़ा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। तो जल, हीरा, कांच, तारपीन का तेल किस में अधिक होगा, वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो तुम्हें पता है ना प्रकाशिक घनत्व, जो माध्यम प्रकाशिक रूप से अधिक घनत्व होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। लेकिन घनत्व माध्यमिक पदार्थ का घनत्व नहीं, प्रकाशिक घनत्व वो अलग होता है ना, प्रकाशिक घनत्व अलग होता है। तो प्रकाशिक घनत्व जिसका अधिक होगा वो उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो तुम्हारे पास किताब में टेबल भी बनी हुई है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है, 2 समथिंग है। तो जल, हीरा, कांच और तारपीन के तेल में हीरा होगा सबसे अधिक अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब ख पे पहुंचते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त करना चाहिए, कौन सा लेंस, निकट दृष्टि नियर साइटेडनेस, कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए ये पूछ रहा है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो निकट दृष्टि देखो, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, हमेशा याद रहना चाहिए निकट दृष्टि का दोष का मतलब हुआ तुम्हारा जो नियर पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ये आई है और ये क्या है, यहाँ पे पर्दा है आई का, है ना, ये पर्दा है रेटिना। तो यहाँ से जो तुम्हारा लेंस है इसकी फोकस दूरी कम निकट आ गई है, लेंस इससे निकट आ गई, अब यहाँ फोकस कर रही है लाइट यहाँ फोकस कर रहा है ये लेंस। इससे याद रहेगा कि ये फोकस अब यहाँ आ चुका है, यहाँ आना चाहिए। लाइट यहाँ पहुँचेगी तब तो तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाएंगे और तुम्हें दिखाई देगा ये तुम्हारा दिमाग है, ठीक है। तो यहाँ रेटिना पे लाइट नहीं पहुँच रही है, फोकस जो है तुम्हारे लेंस का, ये इसमें कौन सा लेंस होता है आँख में, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इस लेंस, ये लेंस खराब हो चुका है और इसका फोकस कहाँ आ चुका है, इस रेटिना से निकट आ चुका है और पहले और निकट आ गया, तो निकट दृष्टि दोष है। अब तुम्हें दूर पहुंचाना है, तो दूर पहुंचाना है तो इसको फैलाना पड़ेगा ना कि ये यहाँ पे जाए और तब मुड़ेगी तो यहाँ पहुंच जाएगी। ये वाली किरण यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ ना जाकर तो यहीं से क्या हो जाए, इधर चली जाए, तब मुड़ेगी तो पहुंच जाएगी। तो फैलाना है ना किरण को, ये जो किरण आ रही है इसको क्या करना पड़ेगा, फैलाओगे तब तो दूर पहुंचेगी, है ना। तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे, अवतल लेंस, ये फैलाता है ना, उत्तल लेंस थोड़ी, उत्तल लेंस तो और पास कर देगा। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब समझोगे कि तुम्हारा फोकस निकट आ गया है और उसको दूर पहुंचाना है फैलाकर, तो तुम्हें लगेगा अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का क्या हो जाएगा, पहले का खा, पहले के खा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे है अवतल लेंस, फर्स्ट वाला अवतल लेंस पहला सही हो जाएगा। इस तरह से याद रखना, निकट जब ये पास आ जा रहा है निकट दृष्टि दोष, और अगर ये दूर चला जाए तो दूर दृष्टि दोष। तो मान लो दूर दृष्टि दोष हुआ होता तो तुम कौन सा लेंस लगाते, दूर दृष्टि का मतलब है अब ये जो है दूर जा रही है ना, दूर दृष्टि का मतलब है, मान लो इसी में ऐसा सवाल बन जाता कि ये दूर जा रही होती, ये लेंस जो है यहाँ रेटिना पर ना फोकस करके इनको क्या कर रहा है, कहीं दूर, रेटिना पर नहीं फोकस हो रही हैं किरणें, कहीं दूर फोकस हो रही, तो इसको दूर दृष्टि दोष, दूर हो गया है, तो उसको कहाँ लाना है, निकट लाना है। निकट लाने के लिए और इसको और यहाँ लाना पड़ेगा किरणों को, है ना, तो निकट आएंगी तो पहुँच जाएंगी यहाँ से जब मुड़ेंगी तो इसके लिए कौन सा लेंस लगाओगे, उत्तल, क्योंकि पास करना है। तो दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस लगेगा चश्मे में,
और निकट दृष्टि दोष होगा तो चश्मे में अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात हो रही है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में तुमने पढ़ा है, चुंबकीय बल रेखाओं को एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो एक का ग, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पे काटी, चुंबकीय बल किसी भी बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा उसके स्पर्श रेखा की दिशा होती है, ऐसा बताया जाता है। तो अगर यहाँ पे एक और बल रेखा आएगी तो ये तो इसकी दिशा यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो इधर आ जाएगी। तो इसी बिंदु पे दो दिशा बताएगा ना, दो दिशा नहीं हो सकती एक ही जगह पे। भाई यहाँ बल लग रहा है तो किसी एक ही तरफ तो लग रहा होगा, इधर भी लगे उधर भी लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? अलग अलग प्रभाव उसके घटक हो सकते हैं, लेकिन वही बल इधर भी लगे वही बल इधर भी लगे, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा संभव नहीं है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटें। ऐसा क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बल रेखाओं के स्पर्श किसी बिंदु पर दिशा किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की? उसके स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। जिधर चुंबकीय रेखाएं खींची गई हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई हैं, उनकी स्पर्श रेखी दिशा में बल होता है। तब दो टो होंगी तो दो टो स्पर्श रेखा नहीं खींचनी पड़ेगी, तो दो दिशा हो जाएगी। इसलिए कभी भी एक दूसरे को काटती हुई चुंबकीय रेखाएं नहीं मिलेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक दूसरे को कभी नहीं काटती, थर्ड वाला, यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे हो रहा है, घ में आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल में संबंध क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाया जाता है। इसमें देखो, अब घ की बात हो रही है। पहले का घ में कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। ठीक है, फाई। और चुंबकीय क्षेत्र बी से दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। और क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए से दिखाते हैं, क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं। इन तीनों में क्या संबंध है? तो फॉर्मूला है चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B इंटू ए। अभी हाई स्कूल में तुम्हें इतना ही जानना है, B इंटू ए, बाकी अब कुछ नहीं बोलेंगे ना, डॉट और ये सब नहीं। B इंटू ये फॉर्मूला है, फ्लक्स बराबर चुंबकीय फ्लक्स बराबर B इंटू ए। तो इस तरह का ऑप्शन कहीं है नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में B बराबर फाई बटे ए दिया है, पहला दिया है B बराबर फाई बटे ए, तो क्या ये हो सकता है? दूसरा दिया हुआ है, फॉर्मूला तो ये है अपने पास, ठीक है, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। दिया है एक ये दिया हुआ है और एक दिया है फाई बराबर B बटे ए। तो ये फाई बराबर B बटे ए, क्या ये हो सकता है? और तीसरा दिया हुआ है A बराबर B इंटू फाई, A बराबर B इंटू फाई, क्या ये हो सकता है? नहीं, बोलो, इस सूत्र के हिसाब से ही देना होगा आंसर। और चौथा दिया हुआ है फाई इंटू ए, बी बराबर फाई इंटू ए। बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? सूत्र तो ये है फाई बराबर बी इंटू ए, तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहला वाला, साफ साफ दिख रहा है ना, पहला वाला। यहां से बनेगा नहीं, अगर यहां से b बराबर क्या बन रहा है, ये गुणा है तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, फाई बटे ए। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, b बराबर फाई इंटू ए। देखो सूत्र ये तुमको पढ़ाया गया है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ था। इतना तो बुद्धि तुम्हें लगानी ही होगी ना, थोड़ी समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 का क है, खंड ख में केमिस्ट्री और खंड ग में बायो है। तो खंड क के क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दूसरे का क में क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी याद करो, 2 नंबर का सवाल है। तो जल्दी से एक फिगर रफ बना के समझ लो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना। ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है दर्पण से
ध्रुव से, ध्रुव कहाँ होता है, ये होता है ना, इसको ध्रुव कहते हैं, पी पोल। यहाँ से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर मान लो वस्तु कहीं रखी हुई है, मान लो यहाँ कहीं रखी है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या चीज है, u है कि v है, u है ना, वस्तु को क्या कहते हैं, u, तो तुम्हें u बराबर दिया है, यहाँ लिख लो u बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर, और क्योंकि इस तरफ है ना तो माइनस में लिखना है, ये सब याद है ना, -30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो गई, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की कहाँ बनता है, इसी वस्तु के ऊपर बनता है। अब वो कहाँ बनता है, अवतल दर्पण कैसा बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा, यहाँ पे उल्टा बना होगा, है ना, वस्तु पर ही बनता है, तो वस्तु पर ही बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी तो 30 ही हुई ना, हुई कि नहीं, तो v कितना हो गया, v भी हो गया बराबर u के, और कितना, -30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, भाषा समझ में आ रही है, ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, u पर ही बन रही है, वस्तु पर ही बन रही है, तो u पे ही मतलब 30 सेंटीमीटर पे, और इस तरफ है तो नेगेटिव, उधर बनेगा तो प्लस, ये सब जानते हो, ठीक। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तुम्हें f पता करना है, तब क्या है, u पता है, v पता है, f पता करने में क्या दिक्कत है, फोकस दूरी f पता करना है, फोकस दूरी बराबर यानी f बराबर, ये तुम्हें पता करना है, तो सूत्र क्या है, यहाँ लिखोगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या लिखें, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, यही सूत्र है, दर्पण सूत्र है, इसमें रख दो, सब कुछ दिया हुआ है, u की जगह पे भी -30 और v की जगह पे भी -30, तो ये -30 हुआ, प्लस यहाँ है 1/u की जगह पे -30 हुआ, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बन गया, -1/30 -1/30। अब देखो लासा लेना नहीं है, समान आधार है, तो कितना आएगा, 30 ही आएगा, तो 1/f बराबर क्या आ गया, अब ऊपर तो जुड़ेगा ना, हर तो जुड़ेगा, तो माइनस माइनस जुड़ गया, -2 आया, -2/30, तो यहाँ लिख देंगे 1/f आ रहा है -2/30, काट दोगे, 2 × 2 15 30, अब f चाहिए ना तुमको, ये 1/f आया है, 1/f कितना आया, 1/15, हाँ, तो f कितना आएगा, पलट दो, तो क्या बन जाएगा, -15/1, 15/1 मतलब 15 ही हुआ, ठीक है, तो f बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर, मतलब इस तरफ रहेगा, तो ये आ गया फोकस दूरी, बस 2 नंबर हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब इसी में देखो गा करते हैं, अब देखो 2 के ख में भी 2 नंबर का सवाल है, और कितना छोटा सवाल है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, जल्दी से 40 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर ये दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या यानी r पूछ रहा है तुमसे, तो फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये पढ़े हो ना, तो यहाँ लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर होता है फोकस दूरी, लिख दो पहले पूरा एक बार, तब फोकस दूरी गुणे 2 है ना, तो फोकस दूरी f है, f गुणे 2, फोकस दूरी दी है 40, तो यहाँ 40 लिखो, गुणे 2 बराबर 80 सेंटीमीटर, देखो कितना छोटा सवाल है 2 नंबर का, ये आंसर हो गया, वक्रता त्रिज्या r बराबर। चलो अब गा देखेंगे, गा में क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट आंसर करना है, कुछ हल नहीं करना है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसी का 2 का तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पहला तो उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में देखो उल्टा बनेगा,
अगर अवतल दर्पण लगाओगे तो उल्टा दिखेगा, है ना, तो उत्तल दर्पण लगाओगे तो सीधा दिखेगा। वो जो साइड मिरर होता है या जो बीच में कार में बीच में होता है तो, और बाइक में साइड में होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। वो क्यों होता है? पहला कारण है कि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दूसरा वस्तु से छोटा बनाता है। अब इतनी बड़ी सी हैवी ट्रक है लेकिन उसमें तुम्हें पूरी पूरी दिख रही होती है, भले ही थोड़ा ही पीछे हो लेकिन पूरी ट्रक दिखेगी कि नहीं, फुल इमेज उसकी क्यों दिख रही है? क्योंकि उसको छोटा करके बनाया है। तो यही कारण है। तो पहला कारण क्या लिखेंगे? बोल दे रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। पहला कारण क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहला कारण। दूसरा कारण उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे आ रही कोई बड़ी गाड़ी हमें दर्पण में पूरी पूरी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखो 3 का में क्या करना है हमें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्योंकि अवतल है तो फोकस दूरी किधर होगी? यहाँ बनाते हैं अवतल लेंस, ये होता है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी किधर होती है? 2 फोकस होते हैं अवतल में भी और उत्तल में भी, लेंस में इधर भी होता है इधर भी होता है, लेकिन इसकी फोकस दूरी किधर मानते हैं? इस तरफ, और इधर सेकेंड फोकस होता है, इधर प्रथम फोकस होता है, इधर प्रथम फोकस और इधर द्वितीय फोकस। लेकिन हम इसमें जब फोकस दूरी लेना होगा तो हम इधर वाली लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो समांतर आने वाली किरणें होती हैं ये फैल जाती हैं ऐसे, है ना, इधर निकलती हैं। इसी तरह ये आ रही है, ये इधर निकलेगी, फिर ये वाली भी ऐसे ही इधर फैल जाएगी, और दूसरी कोई आएगी तो वो भी फैलेगी इधर। अब जहाँ से ये मुड़ी हैं उनको पीछे ले जाने पे जहाँ मिल रही हैं वो होगा फोकस, क्योंकि इधर तो जा नहीं रही है। फोकस दूरी की जो तो तुमने परिभाषा पढ़ी है कि फोकस बिंदु कहाँ होता है। अगर उत्तल लेंस है तो समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जहाँ मिलेंगी वहाँ फोकस होगा। तो इसमें अपवर्तन के बाद यानी बाहर निकलने का, अपवर्तन मतलब मुड़ने के बाद तो मिलेंगी नहीं, कहीं फैल जाएंगी। मिलेंगी कहाँ? पीछे मिलाने पर, है ना। तो यहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलने वाली जो बात है वो यहाँ हो रही है, कहीं हो ही नहीं रही है, मिलेंगी नहीं। तो फोकस दूरी ये वाली होगी, वो नहीं होगी, ठीक है। जिधर से लाइट आ रही है फोकस दूरी उधर ही मानेंगे, जबकि उत्तल लेंस की किधर मानेंगे? लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। लाइट अगर इधर से आ रही है तो उत्तल लेंस का फोकस किधर होगा? इधर होगा। लाइट अगर उधर से आ रही है तो उत्तल लेंस का फोकस इधर होगा, जबकि अवतल लेंस का फोकस हमेशा उधर ही होगा जिधर से लाइट आ रही है। इधर से आ रही तो यहाँ, उधर से आ रही तो वहाँ। तो फोकस दूरी ये वाली लेंगे। अभी हम लोग लेफ्ट से मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल में हम क्या मान रहे हैं? लेफ्ट से लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है, लेफ्ट साइड से। तो फोकस दूरी इधर ही होगा, इसलिए हमने क्या बनाया इसको? -15, ठीक है। और क्या कह रहा है? अब देखो एक पॉइंट ये है, अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। यानी प्रतिबिंब किधर बनेगा? जिधर वस्तु रखी है। तो वस्तु तो इधर ही रखी होगी, हमेशा मानते हैं हम लोग। तो इसका मतलब V भी इधर ही बनेगा। कह रहे हैं ना प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा। इधर की दूरियों को हम लोग माइनस लेते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी माइनस लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब क्या कह रहा है? अब तुम क्या ज्ञात करो? U ज्ञात करना है तुम्हें, वस्तु की दूरी। तो फिर से लेंस सूत्र है ना हमारे पास, सूत्र द्वारा, दर्पण नहीं है ये लेंस है, तो लेंस सूत्र द्वारा तो लिखेंगे लेंस सूत्र क्या है? 1/f, इसमें माइनस होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। रख दो यहाँ पे, ठीक है। f तुम्हें मालूम है -15 है, 1/-15 है। v भी 1/-10 है, -1/, यही तो निकालना है तुमको, है ना, यही तो निकालना है। तो क्या करें? इसको उधर भेज दें या इसको ले आते हैं इधर, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 1/u बराबर, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो 1/15 हो गया, माइनस था तो इधर आके प्लस बन गया, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये तो कहीं जा नहीं रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो और निकाल लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30, है ना, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो ये आ गया 2 माइनस 10 तिहाई 30, 3 एकम 3, तो -3 हो गया बटे 30 हुआ ना 30। तो क्या आ रहा है? 1/u आ रहा है।
बराबर 2 में से 1 3 गया -1/30। तो भाई ये तो 1/u आया है ना, और तुम्हें u चाहिए, पलट दो तो ये भी पलट जाएगा। तो u बराबर आ गया -30/1, 30/1 1 लिखा नहीं जाता बटे में, तो क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। तो यही आ गया वस्तु की दूरी, है ना, ये आंसर हो गया। तो यहाँ लास्ट में लिख देना, अतः वस्तु की दूरी बराबर -30 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है इसका किरण आरेख खींचिए, वो तो हमने तुम्हें समझाने के लिए किया था। किरण आरेख में भी एक चीज ध्यान देनी है। अवतल लेंस में जब अनंत पे होती है वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। जैसे ये मान लो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, तो इनफाइनाइट पे जब होगा, इनफाइनाइट कहाँ होता है, इसकी रेंज से बाहर कहीं भी, इसकी रेंज से बाहर जहाँ तक ये काम कर रहा है उससे बाहर इनफाइनाइट कहा जाता है। तो इनफाइनाइट पे जब होगी वस्तु, यहाँ कहीं होगी, तब इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनेगा। ये एफ है ना, तब यहाँ पे इसका इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनती है, यहाँ पे उल्टी बनती है कि सीधी, आभासी, अभी लिखा है ना, आभासी और सीधा ही बनता है ना अवतल लेंस में। तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, इस पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ कहीं छोटा सा बनेगा, आभासी और सीधा। और जब अनंत में होगी तब एफ पर बनेगा। और कहीं भी अगर आसपास है तो वो जो इमेज है वो एफ और यहाँ जो ये सी है या पी है, इसके बीच में ही कहीं बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा इन दोनों के बीच में ही बनेगा। कब एफ पर आएगा, जब ये अनंत पे चला जाएगा। इसका मतलब इसके बाहर आ ही नहीं सकता, जो प्रतिबिंब है वो इस दूरी से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जरा पास लाओगे तो ये यहाँ कहीं बनेगा, या तो यहाँ बनेगा, या तो यहाँ बनेगा, या तो यहाँ बनेगा, इसी के बीच में कहीं बनेगा। जब एकदम अनंत पे ले जाओगे तब एफ पे आ जाएगा, और अनंत से दूर तो कहीं जा नहीं सकते, तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक ही कहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी का किरण आरेख बना दो कि प्रतिबिंब कहाँ दिखाओगे, इन्हीं दोनों के कहीं बीच में, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर रखी, अनंत पे तो रखी नहीं है। अगर अनंत पे होती तो प्रतिबिंब कहाँ दिखाते, एफ पर। अनंत से पहले है तो एफ और सी के बीच में ही कहीं दिखाओगे। तो किरण आरेख खींचो, चलो, समझ गए बात की नहीं। अगर कोई वस्तु एफ पर ही रखी है तो, एफ पर रखी है तो बता तो रहे हैं, अनंत के अलावा कहीं भी रखोगे तो इन दोनों के बीच में ही रहेगी। कहीं यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ, या इसके यहाँ हो सकती है, और कहीं नहीं जाएगी, उसी के बीच में कहीं रहेगी। एफ को इधर नहीं पार कर सकती। ठीक है, तो एफ पर रखोगे तो उधर फिर आभासी वो क्या कहते हैं, वास्तविक बन सकती है, अब है ना। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है अवतल लेंस में, सिर्फ एक ही सिचुएशन है, या तो फोकस पे बनेगी या तो फोकस और सी के बीच में ही बनेगी। ठीक है, यही हो सकता है। तो यही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो वस्तु को कहीं रख देते हैं, यहाँ मान लो रख दिया कि ये 30 सेंटीमीटर, तो एक किरण यहाँ से गई तो ये फैल रही है। तो ये देखो समांतर आने वाली कैसी फैलेगी, ऐसी फैलेगी कि लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, क्योंकि अवतल दर्पण अवतल लेंस है ना। उत्तल लेंस होता तो ऐसी मुड़ती की फोकस से जाती, लेकिन अवतल लेंस है तो मुड़ेगी किधर, फैलेगी। तो ऐसा फैलेगी कि जहाँ लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो यहाँ पे हो गया इसका फोकस। और दूसरी किरण कहाँ से लें, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई लें। दूसरी किरण लेंगे प्रकाशिक केंद्र से जाती है, तो ये कहीं नहीं मुड़ती, ये सीधी निकल जाती है। ये तुम देख सकते हो अपनी किताब में, प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो सीधी निकल जाएगी, ये नहीं मुड़ेगी। अब दोनों जहाँ मिल रही हैं, ये जहाँ मिलती प्रतीत हो रही है, यहाँ से पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ आएगी। तो यहाँ जो मिल रही है यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, डैश डैश करके दिखा सकते हैं, ये प्रतिबिंब बना है। ठीक, तो ये इस तरह से डायग्राम बना दो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है अवतल लेंस में, हमेशा एफ और सी के बीच में ही रहेगा। तो ये कहीं भी बना दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। एफ पे कब बनेगा, जब ये वस्तु अनंत पर होगी, लेकिन हमें मालूम है कि वस्तु कहाँ है, 30 सेंटीमीटर पे है। तो 30 पे है तो एफ और सी के बीच में कहीं भी बना दो। ठीक है, बस सीधा बनाना, स्केल से बनाना। ठीक, और अगर यहाँ सेंटीमीटर्स लिख दोगे स्केल से नाप के तो और अच्छा है। सेंटीमीटर्स में ये खींचना, ये लाइन यहाँ 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे करके। ठीक, हाँ 30 सेंटीमीटर तक का है, ऐसे मत लिखना 30 सेंटीमीटर, तुम वहाँ पैमाना लिख देना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर तुमने माना है। तो तुम्हें कितने खाने खींचने पड़ेंगे, 6, है ना। 30 के लिए 6 ही खींचने पड़ेंगे। इस तरह से लिखोगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक,
चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो 3 का ख, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम है, तो लिख लेंगे EM इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे पूरा भाषा लिखना पहले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चलो लिख ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E इलेक्ट्रॉन, M मतलब द्रव्यमान, 9 × 10 पावर -31, 9 × 10 पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, लिख लेंगे। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश को जानते ही हो, Q से दिखाते हैं, है ना, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो E से दिखाएंगे। चलो अच्छा Q से दिखाओ, EQ लिख दो, EQ इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 10 पावर -19, 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम, कूलाम दिया है, यहाँ पे भी हिंदी में लिख लो किलोग्राम। चलो आगे, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 3 × 10 पावर 6, 3 × 10 पावर 6 मीटर, 3 × 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। अब देखो कहाँ कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर, तो तुम्हें समझना होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष देखना होगा। तो ये जो कमरे के कोना है, कमरे के कोने को देखो, तो एक दीवार एक्स अक्ष है, एक दीवार वाई अक्ष है, और जो ऊंचाई है वो जेड अक्ष है, ऐसे मानना है। एक्स अक्ष किधर है, एक दीवार, वाई अक्ष दूसरी दीवार, और जेड अक्ष कोने की जो ऊंचाई है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड है, तो ऐसे समझना है। तो ये इस तरह से समझो, ये एक्स है, वाई है, ये वाई है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और ये जो ऊपर जा रहा है ये जेड अक्ष है। तो इसी को कल्पना करो, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और ये हो गया ये वाई अक्ष, और ये जो ऊपर जा रहा है ये हो गया जेड अक्ष, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रेवल करेगा, ठीक है, दिख रहा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष ऐसा है। तो एक्स अक्ष किसे मानोगे, एक को एक्स अक्ष मान लो इधर वाला, और जो ऊपर जा रहा है उसे जेड अक्ष मान लो, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो जो कह रहा है वो समझो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वगैरह तो बाद में, देखो पहले गति कर रहा है 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ एक्स अक्ष के समांतर। तो किसको एक्स अक्ष मान रहे हो, जो नीचे है ना उधर वाले को, चलो उसको एक्स अक्ष मान लो, तो उधर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। जेड अक्ष के समांतर कार्यरत, जेड अक्ष ऊपर है, बल, कार्यरत बल नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है, 0.3 वेबर प्रति वर्ग मीटर, 0.3 वेबर प्रति वर्ग मीटर। इधर बी है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, बी से, तो ये लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3 वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा। और तुमसे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल बताना है और त्वरण एवं बल की दिशा। पहले बल बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्य कर रहा है, किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सब देख लिया ना, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है ना, बोला है ना जेड अक्ष की तरफ। तो यहाँ लिख देते हैं बी जेड, है ना, ताकि समझ में आए कि किधर है, बी जेड, ठीक। तुमसे बल पूछ रहा है, तो बल बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये लगाएंगे, बल की दिशा बताने के लिए। लेकिन बल का मान कितना है उसके लिए फॉर्मूला है, पहले बल का मान बताते हैं फिर बल की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बल लगाना है, बल कितना है, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल
या ऐसे लिखेंगे आवेश पर कार्यरत बल बराबर, पूरा लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश Q पर कार्यरत बल F बराबर फॉर्मूला है Q इंटू V इंटू बी। Q मतलब आवेश, V मतलब उसका वेग और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से तो बल निकल जाएगा, तो रख दो यहाँ पे। Q कितना है 1.6 इंटू V कितना है 3 इंटू 10 पावर 6, 3 पूरा लिखो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम गुणे V 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हल करो, 10 की घातों को एक साथ और संख्याओं को एक साथ। 16 दिया है 48, 4.8, 10 की घात माइनस 19, 10 की घात 6, प्लस माइनस है घट जाएंगी, घातें जुड़ती है ना गुणा में, या माइनस प्लस इसलिए घट जाएगी। 19 में से 6 गया माइनस 13 गुणे 10 की घात माइनस 13 न्यूटन, है ना, न्यूटन। ये आंसर हो गया बल का पहला आंसर, ठीक, न्यूटन। इतना बल लग रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, अब आपको बताना है बल ज्ञात कीजिए, त्वरण बताना है। तो त्वरण के लिए सूत्र क्या है, त्वरण बराबर बताओ, त्वरण का सूत्र नहीं पता, F बराबर ma से, त्वरण बराबर बोलो, अरे चूंकि बल F बराबर m इंटू ए, तो त्वरण A बराबर क्या आएगा F अपॉन m। तो m तो दिया है ना तुमको, F भी मालूम है, F इतना है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 13, और m कितना है em 9 इंटू 10 पावर माइनस 31, 9 इंटू 10 पावर माइनस 31। अब पावर को पावर से, संख्या को संख्या से, तो ये दशमलव हटा लो, फिर 9 से भाग दो। तो 10 की अगर हम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 10 से भाग कर देंगे, है ना। तो इसको इधर ला रहे हैं, 48 बना रहे हैं, तो पावर एक और बढ़ जाएगी माइनस में, तो क्या बन जाएगा ये 48 इंटू 10 पावर माइनस 14 अपॉन 9 इंटू 10 पावर माइनस 31। अब करो और 9 से भाग दे दो, तो ये हो गया घात में प्लस होगी ना यहाँ ऊपर आके, तो प्लस 31 माइनस 14 कितना हो गया 17। तो ये हो गया, अब 9 से इसको भाग दे दो 48। चलो अब इसको भाग करेंगे, 9 से 48 को भाग करेंगे, कितना आ रहा है 5.33, और ये 10 की पावर 31 है ना, कितना आया है 17, 10 की घात 17। तो ये आ गया त्वरण, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, बल की दिशा बतानी है तुम्हें। तो बल की दिशा को ऐसे ज्ञात करेंगे, ये तुमने बताया है, ये सब बता दिया, यहाँ पे हो गया, ये है, तो किधर है आवेश, किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है। बल की दिशा बतानी है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इस तरह से आप अपनी ये 3 उंगलियां, 2 ये, 1 अंगूठा, किस तरह से खोलिए 90 डिग्री पे खोलिए, 90 डिग्री पे, तीनों कैसे होने चाहिए 90 डिग्री पे, ऐसे, समझ गए, ऐसे खुल जाएंगे तीनों, ठीक, 90 डिग्री पे खुल गए। अब ये विद्युत धारा है, ये दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है, और ये बताएगा बल की दिशा, ठीक है। तो z एक्सिस की तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो तुम्हें देते हैं, मान लो ये है, ये है, ये है, तो इसके ऊपर यहाँ पे है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो ये है ना चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, और ये तुम नियम लगा रहे हो, तो धारा तो इधर है, ये है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है, धारा किधर है, इधर है। तो तुम्हें किसकी दिशा मालूम है, धारा की कि चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, और वो इसमें किधर है, ऊपर है,
तो ऊपर लगा दो Z की तरफ, हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब बल किधर आ रहा है, इधर। अब ये क्या है, अब ये क्या है, धारा की दिशा है ना, लेकिन धारा तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन को एक्स अक्ष की तरफ किया, ठीक, तो बल किधर जा रहा है, वाई अक्ष। बल कहाँ ऊपर जा रहा है, तो है ना, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बल किधर जा रहा है, वाई अक्ष की तरफ। तुमने इसको वाई माना है, इसको एक्स माना है, इसको जेड माना है, तो ये भाई तुमने दिखा दिया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये गई, ये गया चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र, और फिर ये आ गया ये। अब देखो उधर जा रहा है आवेश, है ना, और बल किधर जा रहा है, इधर। तो भाई वो धारा की दिशा है, वो आवेश की दिशा नहीं है, जबकि उधर कौन है, आवेश बह रहा है। तो धारा किधर होगी, उसकी उल्टी होगी, है ना। तो अब तुम इसको पलटो मत, जब तुम धारा इधर मान रहे हो तो बल इधर लग रहा है। अब इस धारा को क्योंकि कह रहे हो उधर तो आवेश जा रहा है, तो धारा इधर होनी चाहिए, तो बल फिर इसका उल्टा हो जाएगा। बस अब इसको पलटो मत इधर उधर, जिधर बन जा रहा है बनने दो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा इधर, परंतु धारा की दिशा इसके विपरीत है, तो बल भी विपरीत लगेगा, यानी माइनस वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो लिख देंगे। अब चलो देखो यहाँ पे दिया है अथवा इसी का 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो दिखा देंगे पहले, उसके पहले यहाँ लिख देंगे। दिया है प्रतिरोध R1 बराबर, दिया है प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम। तुम्हारा सुने तो अभी गलती हो जाए, 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले तुम क्या लिखोगे, दिया है प्रतिरोध बराबर क्रमशः R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 5 ओम। अब तुम्हें करना है जैसा कहा जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो लिख दोगे प्रश्नानुसार श्रेणी संयोजन, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। श्रेणी संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज में हमें इसे जोड़ना है। तो ये आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो प्रश्नानुसार श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जुड़ेगा, ये देखो, हाँ नहीं पहले बना दो थोड़ा सा चित्र। ये R1 हो गया, फिर यहीं से लाइन से R2, फिर यहीं से R3, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तुमने, ठीक। और इसको यहाँ पॉइंट के नाम दे दो, A, पॉइंट B, और ये पॉइंट C, और यहाँ पे पॉइंट D नाम दे दो, पॉइंट D है, ठीक है। ऐसे दिया है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, इन दोनों एंड पर 30 वोल्ट का हमें वोल्टेज लगाना है। विभवांतर कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ना है तुम्हें, ये बैटरी जोड़ दिया, बैटरी में ये प्लस हो गया और इधर वाला एक माइनस हो गया, माइनस छोटे से दिखाते हैं, ठीक। तो कितने वोल्ट का है, 30 वोल्ट का आ रहा है ना ये सब, 30 वोल्ट। अब धारा बताओ करंट किधर जाएगी, कहाँ से शुरू करें, इधर की इधर, प्लस की तरफ से, यहाँ से स्टार्ट होगी प्लस की तरफ से, ऐसे जाएगी। मान लो आई करंट निकली है यहाँ से, तो यहाँ पे कितनी आएगी, आई की कुछ और, आई ही आएगी कि कुछ और आएगी, आई तो आएगी, कहाँ कहीं और चली गई क्या, तो जो चली वही यहाँ पहुंची, इसमें वही आएगी। पढ़े हो ना, सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VAB कह सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VAB, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VBC। यही तुमने पढ़ा है ना, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज सब में अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज सब में सेम होता है, धारा अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हो गया VBC, और यहाँ से यहाँ तक हो गया VCD, कह दो, इसका नाम दे दो VCD, यानी D और C के बीच विभवांतर, ठीक है, ये हो गया। तो तुम्हें निकालना क्या है, सब में आई करंट आएगी ना, यहाँ पे भी आई आएगी, फिर वापस भी आई ही जाएगी। ये तार मत समझ लेना किधर चली आएगी, तार नहीं है, ऐसे बनाए हम यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, अब यहाँ से वापस आ जाएगी I करंट। ठीक, इतना बना दिया। अब जो तुमसे कह रहा है वो करो। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का सवाल है, 4 ही नंबर का। हाँ, इसके बाद देखो 7 नंबर का सवाल है। तो ये 4 नंबर का सवाल है। तो प्रत्येक प्रतिरोध मतलब यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, इस प्रतिरोध के सिरों मतलब यहाँ जो एंड है A और B, यहाँ कितना विभव है, यहाँ कितना है, यहाँ तक ये डायग्राम बना दिया। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक सिरे में विभवांतर निकालना है। तो पहले क्या करें, विभवांतर निकालोगे कैसे प्रत्येक सिरे में, पहले हमें क्या पता चले, वोल्टेज है I है ना, यहाँ का R पता है और यहाँ की धारा तो पता चले, क्योंकि हमें वोल्टेज निकालना है तो V बराबर I इंटू R करना पड़ेगा। तो R तो पता है, पर I कहाँ पता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, I निकाल लो। तो I निकालने के लिए क्या करें, V पता है, पूरा R पता कर लें, तब तो पता चलेगा धारा कितनी आ रही। तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर कैपिटल R, ऐसे लिख देंगे, माना तुल्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R बराबर कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सबको जोड़ लो, 2 ओम, 3 ओम प्लस 5 ओम, इन सबको जोड़ो, कितना आ गया, 10 ओम। अब 10 ओम तुम्हें तुल्य प्रतिरोध मिला है। अब ओम के नियम से धारा निकालनी है तुमको, यहाँ लिखो ओम के नियम से, ओम के नियम से परिपथ में धारा बराबर, ओम के नियम से परिपथ में धारा I बराबर V बटे R, यही होता है ना। तो फिर V कितना है, 30 वोल्ट, R आया है 10 ओम, 10 ओम। तो यहाँ पे वोल्ट लिख देना एक बार और यहाँ पे ओम लिख देना, तब काटना। तो 10 तिहाई 30, 3 एम्पियर, I बराबर 3 एम्पियर I है धारा। ठीक है, अब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ये लिखोगे। और पहला सिरा क्या है, VAB। तो VAB बराबर यहाँ का प्रतिरोध और वहीं की धारा। तो प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। तो I इंटू R1 करेंगे, है ना, I इंटू I आया है 3 और R1 कितना है वहाँ, 2, तो बराबर 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट काम कर रहा है इन दोनों के बीच। और फिर VBC I इंटू R2, तो I 3 और R2 है 3, यहाँ आ गया 9 वोल्ट, यहाँ पे 9 वोल्ट काम कर रहा है इन दोनों के बीच। और VCD I इंटू R3, तो I है 3 एम्पियर और R3 है 5 ओम, तो बराबर आ गया 15 वोल्ट, है ना, यहाँ पे 15 वोल्ट काम कर रहा है। तो ये टोटल आंसर आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, क्या मतलब है, जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। बस इतना सा आंसर है। जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है अगर, तो कहते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है वो, है ना, हीट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसी तरह से यहाँ पर है कि चुंबक भी तो बनता है ना, जैसा कि ऑस्टेट के प्रयोग में सिद्ध किया। तो वही तुम्हें लिखना है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है, एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। एक लंबे धारावाही चालक तार, मान लो ये चालक तार है और इसके कारण किसी बिंदु P पर, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, इस पर कहीं भी ले सकते हो, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो किसी एक बिंदु पर हम जानना चाह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस पे डिपेंड है, किन किन बातों पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र घट सकता है, किन किन बातों से यहाँ
चुंबकीय क्षेत्र बढ़ सकता है। वो कौन कौन से कारण है यही तुम्हें बताना है। लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, धारा बह रही है, तो ये यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसकी वजह से वो किस पर निर्भर है। तो पहला कारण हम कहेंगे धारा पर निर्भर है। चुंबकीय क्षेत्र B लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती धारा करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। यही भाषा में भी लिख देना, फिर ये लिखना, क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी करंट फ्लो ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो उसी को लिख दिया B अनुक्रमानुपाती I। और किस बात पर निर्भर करता है, यहाँ से इसकी दूरी पर, तार से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, ठीक है, सीधे धारावाही से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर निर्भर करता है, ये बिंदु कितनी दूर पर है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर ये बिंदु यहाँ से, मान लो यहाँ से R1 दूरी पर है और यही बिंदु अगर यहाँ चला जाए, थोड़ा दूर चला जाए, तो ये कहाँ हो गया, इसको कह देते हैं ये R2 दूरी पर है यहाँ से, है ना, यहाँ से कह देते हैं ये R2 दूरी पर है, मान लिया ये R2 दूरी पर है। तो कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा यही बताना है। तो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जितनी दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, है ना, कॉमन सेंस में भी यही आता है कि दूर जाने पे कम आकर्षण बल लगेगा, कम खींचेगा। तो यही कहेंगे दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तार से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो B व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये बात लिख दोगे। बस इतनी सी बात लिखनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट होता है। और भी क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए क्या नियम है, दाहिने हाथ का नियम, है ना, दाहिने हाथ का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये हम लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा बताया जाता है। तो क्या है, मान लो ये चालक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या लिखोगे, यदि हम दाहिने हाथ में किसी चालक को इस प्रकार पकड़ें, किसी तार को इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा किधर हो, जिधर करंट जा रही है ना, मान लो करंट इधर जा रही है तो अंगूठा इधर रहना चाहिए। अगर करंट तार में इधर जा रही है तो अंगूठा फिर ऐसे पकड़ो, इधर रहेगा अंगूठा। अगर तार ऐसे लिए हो, करंट इधर जा रही तो फिर ऐसे पकड़ो, और अगर करंट इधर जा रही है तो अंगूठे को फिर उधर करना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो चालक को हम ऐसे पकड़ें कि अंगूठा किधर हो, तार में बह रही धारा के दिशा में हो। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, जिस ओर उंगलियां हमारी मुड़ रही हैं, तार के चारों ओर इस दिशा में होगा जिस तरफ मुड़ रही है। तो तार के चारों ओर एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो यही लिखना है कि यदि हम किसी चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का 4 हो गया कंप्लीट, ठीक। अब इसी में अथवा कह रहा है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन जरूर आना है, इसको तुम्हें याद करना है, ठीक है। वो तो चैप्टर में समझाया गया है कि इसकी थ्योरी क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, वो साफ साफ आंसर है, वो तुम्हें याद करना है। थ्योरी तो हमने चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। हम लोग यहाँ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, ये जो लॉन्ग आंसर्स हैं ये तुम लर्न करने वाले हैं, ये यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम देख सकते हो, तुम्हें फिगर याद कर लो, बनाना सीख लो, और इसका सिद्धांत क्या है, किस थ्योरी पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, और किस तरह से कार्य करता है, वो सारा आंसर सिस्टमेटिकली बुक में दिया हुआ है, तो उसको याद करना है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं खंड खा पे, जो कि है रसायन विज्ञान। ओनली कंसेप्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करेंगे। खंड खा रसायन विज्ञान, तो खंड खा पे पहुँचते हैं। सेक्शन बी, खंड खा, ये है केमिस्ट्री का पार्ट, है ना। तो खंड खा में पहले का देखो क्या पूछ रहा है, पहला नहीं डालेंगे, 5वां क्वेश्चन नंबर नाम दे रहा है। खंड खा में लाइन से चल रहा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। तो 5 का शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू जानते ही हो,
तो शुद्ध जल है तो ना वो अम्लीय हो ना क्षारीय हो। ऐसा कब होता है? जब pH 7 हो। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से कम ज़्यादा pH होगा तो क्षारीय हो जाएगा, जानते हो। तो शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 के का थर्ड ऑप्शन ये सही होगा। अब चलते हैं ख पे। इसी के ख पे, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? 5 का ख करेंगे, 5 का ख। अब बताओ अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, कॉपर, Ag या Hg? तो देखो ऑप्शन एक बार लिख दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे का में क्या दिया हुआ है? जिंक Zn, और खा में दिया हुआ है कॉपर, और ग में Ag है ना, सिल्वर। ग में है सिल्वर Ag, और घ में ऑप्शन है, ग नहीं बोल रहे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ना इसमें, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड में दिया हुआ है Ag, और फोर्थ में क्या है? Hg। कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, डिस्प्लेस करती है? तो तुम्हें पता होना चाहिए, जो जैसे तुमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा है ना, जिसमें हमने क्या लिखा है, जितने मेटल हैं जो उनको हमने क्या लिया, धातुओं की एक श्रेणी सीरीज बनाई थी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सीरीज में ऊपर है, जो कम रिएक्टिव है वो सीरीज में नीचे लिखा था। तो जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वाली धातु को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे बाकी सभी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, कॉपर, सिल्वर और Hg, ये सब हाइड्रोजन से नीचे हैं। जो हमारे पास धातु की रासायनिक श्रेणी है ना, एक बनाया था हम लोगों ने, याद है? तो उसमें सबसे नीचे, उसमें हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, कहाँ आती हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं कौन? केवल जिंक। बाकी ये जो कॉपर, Ag और Hg, ये हाइड्रोजन से नीचे आती हैं। तो जो नीचे है वो अपने ऊपर वाली को थोड़ी डिस्प्लेस करेगी, जो ऊपर है वो अपने नीचे वाली धातु को डिस्प्लेस करेगी, विस्थापित करेगी। तो वो कौन है ऊपर? जिंक पड़ता है ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर कौन पड़ता है? जिंक। तो कौन है जो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को? जिंक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाँ ये चौथे का Hg ऑप्शन था, लेकिन आंसर कौन सा है? Zn, फर्स्ट। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, पांचवें का ग। अब बताओ प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तुम्हें मालूम है प्रोप का कार्बन में कितने एटम होने चाहिए? कार्बन के 3 एटम है ना। तो 3 एटम इसमें देखो किसमें किसमें है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है। फर्स्ट वाला बोल रहा है CH4, सेकेंड C3H8, और थर्ड में बोल रहा है देखो थर्ड में क्या है? C4H10, ठीक है। और फोर्थ में क्या है? C2H6, फोर्थ में है C2H6। अब बताओ इसमें प्रोपेन कौन है? प्रोपेन कौन होगा? जिसमें 3 कार्बन होंगे ना, तो C3 है ना, 3 कार्बन को कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया, प्रोपेन। और अब चलते हैं छठवें का, C3H8 हुआ, सही है ना, यही प्रोपेन होगा, ठीक है। अब चलते हैं छठवें पे। छठवें क्या पूछ रहा है? देखो, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। IUPAC नेमिंग करनी है, तो छठवें का छठवें के का में कह रहा है IUPAC नेमिंग करो। छठवें का CH3 CH2, फर्स्ट है CH3 CH2 CH3, इसका नाम लिखना है, और सेकेंड वाला भी है, उसका भी नाम लिखना है। CH3 COOH। तो नेमिंग का रूल हमें पता है, हमें कार्बन के नंबर्स मालूम करने होते हैं और उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या इसमें गिनो कितनी है? 1 2 3 4 है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हमें नाम क्या देना पड़ता है? ब्यूट, है ना, ब्यूट। और फिर उसमें अनुलग्न जोड़ देते हैं। अनुलग्न क्या है? जो इसमें क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा?
एन, तो क्या बन जाएगा ये? ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन इसका नाम पड़ेगा। जो नेमिंग है, अगर देखो 1 नंबर का ही सवाल है कि 2 नंबर का है, ये 1-1 नंबर के हैं, तो डायरेक्ट तुम नाम लिख सकते हो, सूत्र लिख सकते हो कि कैसे नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या जोड़ते हैं? उसका श्रेणी अनुलग्न, है ना, श्रेणी पूर्व लग्न। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? अभिक्रियात्मक समूह का अनुलग्न, दोनों जोड़ के बन जाता है उसका नाम ब्यूटेन। अब चलते हैं सी, इसका क्या नाम है? देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है ना। और नेमिंग हमें किधर से करनी चाहिए? जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो बताओ अब इसका नाम कैसे रखोगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोला जाता है? एथ बोला जाता है, ठीक है, एथ हो गया। और प्लस इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये क्रियात्मक समूह है COOH। तो इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक एसिड, है ना, ओइक अम्ल इसको कहते हैं। तो इसमें जुड़ जाएगा एथेनोइक अम्ल, है ना भाई। एथ तो ये हो गया, उसका जो श्रेणी का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एन होता है, एथेन। और प्लस जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसका अनुलग्न वो क्या होता है? ओइक अम्ल। तो क्या बन गया? एथेनोइक अम्ल या एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो नेमिंग का रूल है, जानते हो, पढ़े होगे। आगे 6वें का ख में देखो क्या कह रहे हैं? मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? 6वें का ख। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ ने क्या रूल बताया था? उन्होंने जो सारणी बनाई उनके अनुसार तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम। तो बस इतना लिखना है। और ये 2 नंबर का है, मेंडलीफ की आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो बस तुम्हें इतना ही बताना है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बस इतना लिख देना है। और कुछ एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो बनाकर कि जो गुण आवर्ती हो रहे थे जहाँ तक उनको दिखे थे, तो एक आवर्त बनाकर हम उसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो बस लिखना इतना ही है। अब देखो 6वें के ग में जाते हैं। 6वें का ग, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो CH3COH 2 अभिक्रियाएं यहाँ पे 1-1 नंबर का दोनों है। CH3COOH प्लस C2H5OH, COO C2H5, COO C2H5 प्लस H2O, ये रिएक्शन होगा कंप्लीट। और सेकेंड वाला देखो, इसी में सेकेंड पार्ट है C2H5Br प्लस K, और इससे क्या होगा? रिएक्शन पूरा करना है हमें। C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस भरना था आगे क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन तो लर्न करने पड़ेंगे, ओके। तो चलते हैं हम 7वें के का पे। तो अब देखो 7th के का में क्या कह रहा है? धावन सोडा और मीठा सोडा, इसका नाम लिखना है। तो देखो धावन सोडा के ये नाम भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी नाम बोला जा सकता है। धावन सोडा बोलो यानी वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश या फिर सोडा क्रिस्टल, ये तीनों नाम में से कोई भी नाम बोलेगा तो समझोगे यही। और ये होता क्या है? केमिकल फॉर्मूला लिखना है, इसका रासायनिक सूत्र। तो क्या होता है? ये सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तो याद ही होना चाहिए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, Na2CO3। अब देखो इसका क्या होता है? मीठा सोडा,
मीठा सोडा मीन्स खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। और ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। ये दोनों तो कॉमन फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका नाम होता है सोडियम बाई, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, साधारण नाम जो है केमिकल साधारण नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। और IUPAC जो नेमिंग है इसकी, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, IPSC नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं 7 के खा पे। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें करना है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले तुम उसकी परिभाषा लिख दो। तो 7 के खा में चलते हैं। तो 7 के खा, अब परिभाषा लिखनी है तो अब भाषा में बोलना है। तो देखो लिखा हुआ है, मैं सब बोल देता हूँ, इसको तुम लिख सकते हो। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के आयन अथवा घटकों का परस्पर विनिमय हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, फिर बोलते हैं कि लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, समझाते हैं। तो उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं, उसी को लैंग्वेज में समझाएंगे। उदाहरण भी देना है तो पहले तुम्हें लिखना होगा उसकी परिभाषा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख के परिभाषा समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaCl2। देखो क्या हो रहा है इसमें, BaSO4 प्लस 2NaCl, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो परिभाषा क्या बन रही है यहाँ देखकर समझाते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के आयनों अथवा घटकों का परस्पर विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ये एक रिएक्शन है जिसमें ये जो रिएक्टेंट है, अभिकारक, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, इनमें जो घटक है उनका आपस में, घटक मतलब इसका घटक कौन कौन है, BaCl2 का, Ba और Cl2, BaCl2 के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। और Na2SO4 में इसके घटक कौन है, सोडियम है और सल्फेट है, घटक यानी कंपोनेंट है। या आयन, Na प्लस आयन, SO4 माइनस आयन, चाहे घटक बोलो या आयन बोलो। और ये कौन है, अभिकारक, दैट मीन्स रिएक्टेंट है। तो वही कह रहा है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के आयन, चाहे आयन आपस में बदल जाए, चाहे इनके जो ये घटक हैं है ना, ये आपस में बदल जाए, कंपोनेंट्स। तो देखो बदल तो रहे हैं ना, Na के साथ कौन बदल गया, Ba, और Ba के साथ Ba की जगह पे कौन चला गया, Na, आपस में एक्सचेंज हो गए। यही बोला जा रहा है, जिन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों और घटकों का परस्पर एक्सचेंज होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7वें का ख हो गया, अब 8वें का क करना है हमें। 8वें का क, तो इसे इरेज का 8वां यहीं लिख देते हैं। 8वें का क, 8वें में पूछा जा रहा है संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण मतलब जैसे क्षरण बोल रहा है ना, तो क्षय होना, कुछ खराब होना, खत्म होना। क्षय मतलब कुछ खत्म हो रहा है, तो उसी को संक्षारण बोला जाता है। तो भाषा में हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो संक्षारण को भाषा में हम कैसे लिखेंगे, कोरोइजन है ना, कोरोइजन होता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। कोई भी धातु है ना, कोई भी धातु जब अपने आसपास अम्ल, एसिड या फिर आर्द्रता, नमी के कारण जब इसके संपर्क में आती है तो वह भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा क्षयित हो जाती है। तो संपर्क में आएगी तो रिएक्शंस होंगे, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होंगे। जैसे कॉपर अगर संपर्क में आ रही तो डिफरेंट रिएक्शन होगा, अगर एल्युमिनियम संपर्क में आ रही तो डिफरेंट रिएक्शन होगा, और सिल्वर है तो डिफरेंट रिएक्शन है, और आयरन में देखो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वह भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, अलग अलग रिएक्शन करती है और क्षयित हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है, क्षय होने लगती है। धातु के क्षय होने की यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ये तो भाषा हो गई। ठीक है, तो उदाहरण क्या, जैसे लोहे पर भूरे रंग की जंग की परत, लोहे पे भूरे रंग की चढ़ती है, ये उदाहरण हो गया। दूसरा, चांदी पर काले रंग की परत,
चांदी पे काले रंग की परत चढ़ती है और वो चांदी खत्म होता चला जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन होगा। और तांबे पर हरे रंग की परत संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक, इतना आंसर हमें लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखो 8वें के ख में क्या कह रहा है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुन कैसे बनता है, क्या होता है, ये बताना है तुम्हें। तो बस देखो इसकी लैंग्वेज पहले देखो। साबुनीकरण, साबुनीकरण क्या होता है ये लिखोगे तो क्या लिखेंगे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, देखो ये सोडियम लवण है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका सोडियम लवण है ये, ठीक है, उसी से बना है उच्च अणुभार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये इसको बोल रहा है। ये क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये भाषा हो गई। ये तेलों और वसाओं का, कैसे बनते हैं, ये तेलों और वसाओं का, देखो यहाँ वसा है, फैट्स बोलते हैं, कोई फैट है या ऑयल है, तेलों या और वसाओं का तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH द्वारा, यहाँ किसके द्वारा किया जा रहा है, NaOH द्वारा, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH यानी NaOH या फिर KOH द्वारा जल अपघटन करा के प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये बताया है, कैसे प्राप्त किए जाते हैं समझ लो, फिर लैंग्वेज बोलते हैं। ये तेलों या वसाओं, जैसे ये तेल या वसा का कोई अणु है, ये लिखा हुआ है वसा फैट, उसका अणु है, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराकर प्राप्त किए जाते हैं। जल अपघटन मतलब इसमें से जल को अलग कर दिया जाएगा और हमें साबुन प्राप्त हो जाएगा, तो जल अपघटन हो गया। ठीक, तो सोडियम क्या बोला, इसके अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराकर हमें क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। और ये होते क्या है ये बता दिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, तो बस यही परिभाषा है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, मतलब साबुन के बनने को साबुनीकरण कहते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों या वसाओं का तनु NaOH या तनु KOH के द्वारा जल अपघटन कराकर प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बस ये डिफिनीशन हो गई। उसके बाद ये रिएक्शन तुम यहाँ पे लिख दोगे। देखो ये एक सीक्वेंस दिख रहा है, CH2 सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया, बाकी पूरा वही है, देखो वही है पूरा। फिर अगले में फिर से क्या हुआ, फिर से CH2 आ गया और वही अणु है ना, सेम वही है। तो ये इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है, प्लस NaOH। फिर यहाँ पे देखो CH2OH है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एक हट गया है, वही चीज़ है। फिर हाइड्रोजन एक आ गया और वही है। तो ये अणु ऐसा है, इसकी संरचना। उसी तरह यहाँ पे अब ये C17H35 COONA, क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH रहता होगा, H हट के वहाँ पर Na आया है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है ना CONA, तो C17H35 COOH रहा होगा, हट के Na आया है। तो बस इस तरह से याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। अब 7वें के गा में देखो क्या कह रहा है, सॉरी 8वें का गा। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो आवर्त क्या होते हैं और समूह क्या होते हैं, बस यही परिभाषित करना है हमें, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर दें। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ग में 8वें का ग, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन 8 का ग, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन है, परिभाषा लिखनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आराम से इसको सिर्फ याद करो। देखो भाषा बोल दे रहे हैं, तुम नोट कर सकते हो। आवर्त सारणी में 6 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। क्षैतिज पंक्तियाँ मतलब किसकी बात कर रहे हैं, 6 इस तरह से ये पंक्तियाँ है ना, ये पंक्तियाँ कितनी हैं, 6 है। इस तरह से ये 6 पंक्तियाँ मिलेंगी, कह रहा है ये आवर्त हो जाएंगे। 6 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जो आवर्त कहलाती हैं और 1 से 6 तक अंकित करते हैं इनको, 1 से 6 तक, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इसी तरह करते हुए 6 तक अंकित कर देते हैं।
और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। तो इस तरह कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ऐसे, है ना, 1 2 3 ऐसे करके, फिर यहाँ पे आएगा आगे 4 5 6 7 8। तो 6 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। और स्तंभ को कैसे दिखाते हैं? रोमन नंबर्स में, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके, थर्ड ऐसे, है ना, और ऐसे फोर्थ, यहाँ से 5 रोमन नंबर्स में। सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आंसर लिखने हैं याद करके, ठीक है। 8 तक नंबर देते हैं, बस यही लिखना है। तो क्या लिखोगे? आवर्त सारणी में 6 36 पंक्तियाँ होती हैं जो आवर्त कहलाती हैं, जिन्हें 1 से 6 तक अंकित करते हैं, और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो समूह कहलाते हैं। इन्हें रोमन नंबर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ द्वारा निरूपित करते हैं। बस ये आंसर हो गया इसका। इसी में अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अथवा करके दिया हुआ है 7 के गांव में, या तो ये सारे क्वेश्चन करो, क ख ग करो, या अथवा में भी फिर क ख ग 3 क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, इन पे टिप्पणी लिखनी है। तो चलो पहले देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, गा में अथवा में हम क्या करेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए पहले एक परिभाषा देंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। 8 के गा में अथवा जो दिया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कर। तो पहले परिभाषा लिखो, उसके बाद ये इक्वेशन लिख दोगे और समझा दोगे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? भाषा देखो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। तो देखो ये दोनों अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, तो इसका देखो क्या हो रहा है, इसमें पहले CuO था, अब क्या हो गया रिएक्शन होने के बाद Cu रह गया, तो ऑक्सीजन निकली है। तो क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी बात को भाषा में लिखना है। तो वह रेडॉक्स शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बोला जाता है ना। तो रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों को मिलाकर अगर हमें नाम रखना हो तो इसका रेड है ना, इसका रेड और इसका ऑक्स, दोनों मिला दो तो क्या बन जाएगा? रेडॉक्स। तीसरी बात को हमें परिभाषा में लिख देना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया बात? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा हो, वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे फिर समीकरण लिखकर समझा देना है, ठीक। तो ये हो गया। अब अगला करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। ख में क्या कह रहा है? सजातीय श्रेणी बताना है। तो सजातीय श्रेणी में भी क्या होती है, बस परिभाषा लिखनी है। तो सजातीय श्रेणी की परिभाषा बोल दे रहे हैं, अब इसको तुम लिख लो। सजातीय श्रेणी के एग्जांपल दे दिए, यहीं से हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। सजातीय श्रेणी पे हमें टिप्पणी लिखनी है, तो पहले सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिख देंगे। यहाँ पे सजातीय श्रेणी, इसकी परिभाषा लिख दो क्या होती है सजातीय श्रेणी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके पॉइंट्स लिखने हैं कि इनके क्या लक्षण होते हैं, तब ये 2 या 3 नंबर का सवाल बन जाएगा। 2 नंबर का सवाल है बता रहा है। तो पहला पॉइंट क्या होगा वो हम समझाते चलेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे करते हुए हम बताएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिखता हूँ, देखो क्या है। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो पहला क्या बोला, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र मतलब देखो ये जैसे किसका है, ये अल्कोहल है ना, OH 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 जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस O करके है, H2n प्लस O, है ना, इस तरह से है। देखो CnH2n प्लस 2O, यहाँ पे 2O, CnH2n प्लस 2O, ये है इसका सामान्य सूत्र। तो इसी फॉर्मूले में ये सारे बने हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है ऐसा समजातीय कार्बनिक यौगिकों का वह समूह
एक समूह बन जाएगा। इस सूत्र में n की जगह 1 2 3 रखते चले जाओ, ये बनता चला जाएगा। तो इनका सभी का फॉर्मूला ये है, इसी से सब बने हैं। तो यही बोला जा रहा है काल्पनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। मतलब ये सब क्या है, समजात है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई। उसके बाद देखो इसके लक्षण लिखने हैं, इसके कुछ गुण। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब सभी का फॉर्मूला एक होगा, इसी फॉर्मूले से सब बने हैं। दूसरा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह मतलब ये क्या है ना, सभी का क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, मालूम ही है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। इस सब में अंतर CH2 का होगा। देखो यहाँ पे जैसे CH3 लिखा है तो ये कितना है, ये देखो C2H5 है, ये CH3 है, और दूसरा वाला अगर जोड़ो तो C112H5, तो C2H5 है। तो कितने का अंतर है, CH3 का अंतर है क्या, CH3 का अंतर है, बोलो कितने का अंतर बोल रहा है, CH2 का अंतर होता है ना, CH2 का। तो देखो CH2 का अंतर है कि नहीं, इसमें एक और C जुड़ गया और एक दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तब भी आएगा। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2 का, एक कार्बन और इसमें हो और ये दो हाइड्रोजन हो तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। एक पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु भार में 14U का अंतर होता है। मतलब इसका अगर तुम अणु भार निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट, और इसका निकालोगे और इसका निकालोगे तो इन दोनों के बीच में कितने का आएगा, 14U का अंतर आएगा। इसका परमाणु भार निकाल कर देख सकते हो। कार्बन का कितना होता है, 12U, देखो 12U हाइड्रोजन का, तीन हाइड्रोजन है तो 3U, और प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4U है ना, हो जाएगा 4U। और ये देखो एक ऑक्सीजन है तो ये कितना होता है, 16U। अब जोड़कर देखो 16 4 20 और 12 32, इसका 32U आया। तो क्या कहा गया है पॉइंट में, कहा गया है प्रत्येक सदस्य में कितने का अंतर होता है, 14U का अंतर होता है। इसका निकाल के देखो, ये टोटल 32U आया। अब इसको देखो, कार्बन 12 हाइड्रोजन 3 2 5 मतलब 5U, और फिर से कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 गुणे 12, और ऑक्सीजन 1 है प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे में लिखना होगा 6। तो देख लो कितना बन रहा है, ये कितना हुआ 24, ये हुआ 6 है ना, 6 और ये प्लस 16, तो 24 6 30, 10 40 और 6 46 है ना। ठीक है, 24 6 30 10 40 और 6 46, 46U आया। कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। 14U का है ना, 46 में से 32 घटाओ 14 आएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 14U का। यही कह रहा है सबके बीच में जब परमाणु भार निकालोगे तो 14U का डिफरेंस आएगा सबके बीच में। और ठीक है, बस इतने पॉइंट लिख दो और